अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, आपने एक शो में कहा कि इमरान खान साहब को आपसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो उससे बिल्कुल बरक्स हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब और उनके रुफ़क़ा, उनके वज़रा, उनकी आप पे बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत ज़्यादा निगाह है। आप जो कहते हैं वो सबसे पहले उसको चलाते हैं और वायरल करते हैं। बेशक तनकीद करते हैं, लेकिन ये तनकीद भी तो मोहब्बत का एक सबूत है। हाँ, ऐसे ही ऐसा ही है। आपने कहा क्या जो कि उनको चुभा वो पहले दिखाएंगे और उसके बाद जानेंगे मजीद। जी अच्छा, ये इस पे बाय द वे स्टॉक मार्केट वाले जो हैं कराची में वो खुश नहीं हैं। जितने भी बयान आए हैं वहाँ से वो कहते हैं कि इसके साथ और महंगाई होगी, ये जो भी इन्होंने जो पैसे वैसे ये जो कर रहे हैं इसके साथ और क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे ना, लोगों की जेबों में पैसे आएंगे, वो खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन होगी, करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त और भी ज़्यादा है, स्टेट बैंक के रिजर्व गिरेंगे, रुपया और भी कमज़ोर होगा। ये सारी मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इस तरह भी नहीं राज़ी कि हुकूमत महंगाई कर रही, या पहले महंगाई हो रही थी, और इस तरह भी आप नहीं राज़ी कि महंगाई वो कम करने की तरफ आ रहे हैं। क्या हो रहा है यार? मुझे समझ नहीं आई कि ये करते क्या हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ निकाल के लगा देते हैं, फिर गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है जो मैंने कहा था मैं फिर एक दफ़ा उसको रिपीट कर देता हूँ। इस दफ़ा मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं करता, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि जो कमेंट्री आ रही है इस पैकेज के बारे में वो लोग क्या कह रहे हैं। मैंने जो क्या कहा था वो तो शायद आपके पास होगा कि ये बड़ी अच्छा काम किया है। हाँ, कि बिल्कुल आपने तारीफ भी की, लेकिन वो नहीं चलाई, वो सुना दे, वो सुनाते हैं। हाँ, जी जी जी। ये जो सबसे अहम इसमें जो डेवलपमेंट है वो एहसास प्रोग्राम जो है वो उन्होंने उसके पैसे बढ़ा दिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी तौर पे भी ये किया है तो ये अच्छी बात है। यहाँ पैसे जितने भी वो लगाएं एहसास प्रोग्राम के ऊपर, ये गरीबों को जाते हैं। तो मैं इसको तो कहूँगा कि अल्लाह करे कि ये कभी इसको वापस ना लें। ये आज देर आया दुरुस्त आया, ये बजट में ही इसको कर देना चाहिए था, नहीं किया क्योंकि पैसे और जगह पे लगाने थे, तो यहाँ इतने पैसे नहीं लगाए। अब इन्होंने यहाँ और पैसे लगा दिए और इसको और मोटा ताज़ा तकड़ा कर दिया प्रोग्राम को, जिसके साथ जिनको पहले 12,000 रुपये मिलते थे अब शायद 14,000 मिलेंगे। ये जी जी ऐसा ही है, 2,000 रुपये बढ़ा, 2,000 रुपये बढ़ा दिए। बहुत अच्छा किया है और ये सारे के सारे पैसे जो है गरीबों को जाएंगे। बहुत जोर दे के आपने कहा कि बहुत अच्छा किया, लेकिन ये क्लिप उन्होंने नहीं चलाया, इसे नहीं उठाया। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना सेठी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कमोबेश वही बात कर रहे हैं, वो भी सुनवा देते। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा। 4 दिन पहले हमें बताया करते थे कि दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपए कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये 10 रुपए भी 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपए पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने अजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर, लेकिन इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है, और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। सबको बेशक पता होगा, अपोजिशन को, इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो जाने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए कीमतें कम की कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है, वो टैक्स रिकॉर्ड वसूलियाँ हुई हैं इस दिन में। आप कैसे कह रहे हैं कि ये मज़ीद महंगाई होगी? देखिए, मैं सिर्फ महंगाई की नहीं बात कर रहा, मैं इकोनॉमी की क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने तो जो कहना था कह दिया। शायद खाकान अब्बासी साहब भी अपोजिशन के हैं, शायद उनकी बात पे भी लोगों को वजन ना दें कि जाहिर है मुखालिफ है। मैं तो वैसे ही बुरा आदमी हूँ, मेरी बात तो खैर उन्होंने क्या सुननी है। आप अगर कह देती तो शायद सुन भी लेते। तो अब दोनों बातें हमने आपकी सुनवा दी, देखिए आपने तारीफ भी की। हाँ, नहीं वो तो खैर तारीफ तो अल्लाह रहम ही करे। अब उसको उन्होंने अगर क्लिप लगा दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। अच्छा, अब एनीवे मैंने ये कुछ इकट्ठे किए हैं रिमार्क्स एक्सपर्ट ओपिनियंस के। अब मैं अपनी ज़ुबान से अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया क्या कह रही है। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तर्जमा कर देता हूँ। हफीज़ पाशा साहब का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर हफीज़ पाशा। ये एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और पाकिस्तान के मेरा ख्याल है टॉप इकोनॉमिक एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनकी बहुत सी किताबें भी हैं और एक आज़ाद हस्ती हैं ये।
उन्होंने ये कहा है, विद द अनाउंसमेंट दीज कमिटमेंट्स नाउ हैंग इन द बैलेंस, देयर इज़ नो सच थिंग एज द IMF इन दिस कंट्री एनी लॉन्गर, द फंड प्रोग्राम इज़ नो मोर। मुख्तसरन ये वो कहते हैं कि इसके साथ जो इन्होंने ये इक़दाम किए हैं, इसके साथ IMF खुश नहीं होगी, और वो इस मुल्क में जो आगे पैसे वैसे IMF से लेने हैं वो इस वक्त डामकडोल हो गया है, क्योंकि जिस किस्म के इक़दाम इन्होंने किए हैं। इस वक्त IMF का प्रोग्राम नहीं है, इसमें हवा में है, हवा में है। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये खदशा इज़हार किया है कि इन्होंने जो कुछ किया है IMF से पूछे बगैर किया है, और IMF नाराज़ होगी और इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो पहला उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद है मुश्ताक खान साहब। मुश्ताक खान साहब रहे हैं एडवाइज़र टू द स्टेट बैंक एक ज़माने में। वो कहते हैं कि IMF प्रोग्राम इस वक्त बहुत सख्त ख़तरे में है, और ये वो IMF प्रोग्राम है जिसके ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी भी की है। ठीक, वो कहते हैं कि जी ये IMF प्रोग्राम बहुत ख़तरे में आ गया है। उसके बाद आप आए फ़हद रऊफ़ साहब। फ़हद रऊफ़ साहब हैं रिसर्च हेड इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटी से मुराद स्टॉक्स एंड शेयर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट है। वो कहते हैं दिस मूव विल बी नेगेटिव फॉर ऑल 3 मार्केट्स, डेट मार्केट, स्टॉक्स मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। वो कहते हैं जो कर्ज़े की मार्केट है उसके लिए भी ये नेगेटिव होगा, ये अच्छा नहीं उनको पसंद आएगा। जो स्टॉक मार्केट है उसको भी ये बात पसंद नहीं आएगी, और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी वो कहते हैं कि इशारा ये है कि अब रुपया और कमज़ोर होगा इसके साथ। उसके बाद आप आएँ प्रॉफिट मैगज़ीन, एक बहुत अहम अब नई रसाला निकला है इकनॉमिक्स के ऊपर। उसके एडिटर मदीर जो हैं वो खुर्रम हुसैन साहब हैं। इज़ अ टॉप इकनॉमिक कमेंटेटर और जर्नलिस्ट। उन्होंने लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल बर्डन इज़ लाइकली टू हिट द एक्सचेंज रेट हार्ड। मतलब ये कि इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका नतीजे में आपका रुपया जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा, और रुपया जब कमज़ोर होता है तो जो भी आप चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है, तो महंगाई होगी इसके साथ। उसके बाद वो कहते हैं डॉक्टर अली हसनैन साहब हैं, वो हैं हेड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लम्स में। अब लम्स का तो सभी ने सुना है, हर बंदे स्टूडेंट की कोशिश है कि वो लम्स में जाके पढ़े और उसके बाद पहली नौकरी भी जो है उसको 2 लाख रुपए की मिले। तो ये उनके हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के, अली हसनैन साहब। वो कहते हैं टुडेज मूव will only add to the ballooning debt and current account deficit. The rupee will weaken and broader economic fundamentals will deteriorate in coming weeks and months. मतलब ये कि ये जो हमारे कर्ज़े बढ़ रहे हैं ये और बढ़ेंगे इसके साथ, और करंट अकाउंट डिफिसिट जो कि खसारा है आपके इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में जो पैसे आते हैं उसको जो करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगी वो और बढ़ेगी, जिससे रुपया जो है वो कमज़ोर होगा और महंगाई होगी, और जो सारे बाकी जो सारे इशारे हैं, टारगेट्स हैं आपके, वो सारे ख़राब हो जाएंगे अगले महीनों में आके। ये तो उनका ये कहना है। उसके बाद आप आए अली फरीद ख्वाजा साहब, जो चेयरमैन है KESB सिक्योरिटीज़ के, ये टॉप सिक्योरिटीज़ की कंपनी है कराची में। वो कहते हैं एन इंक्रीज इन द फिजिकल डिफिसिट विल ट्रांसलेट इनटू हायर प्राइसेस। वो तो ठा करके आ गए, वो कह रहे कि खसारा जब बढ़ेगा आपका, क्योंकि आप ये पैसे खर्च करेंगे और जहाँ से ये निकालेंगे हमें ये भी नहीं पता कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपका जो फिजिकल डिफिसिट है, जो खसारा है वो बढ़ेगा, तो उसके साथ और महंगाई होगी। तो अब ये मैं नहीं कह रहा, मैं अब क्या कहूँ, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये जो तबसरा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये ना समझें कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं लोगों के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज़ दे रहा हूँ। हाँ, जो मेरा अपना व्यू था वो तो था कि जो अच्छी बात है इसके अंदर, जो इसके अंदर बुरी बातें हैं जिसके साथ बहुत से मसले बनेंगे आगे, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और इस किस्म के कम से कम 10-15 और टॉप लोगों के बयान हैं कि किस किस्म के मसाइल आगे आने वाले हैं। और सबसे जो हर बंदा एक बात कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये 1 महीना के बाद ये इनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो रिवर्स हो जाएंगी और बुरी चीज़ें जो है वो और बढ़ेंगी। और रिव्यू जो करने जा रही है IMF टीम, वो तो अब आ रही है ना, तो उसमें क्या फौरी हमें नताइज इस पे जब वो बात करेंगे और पाकिस्तानी हुकाम से पूछेंगे कि आप कैसे ये सब करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि अब पेट्रोल प्राइसेस में इंटरनेशनली इजाफा नहीं होगा, ये उनका अंदाज़ा है। ज़ाहिर है गलत अंदाज़ा है आयशा। इन सारी इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त बढ़ रही हैं, ऑयल की भी और गैस की भी। और इस वक्त सोवियत रूस के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत सख्त एक बहास बना लिया है, जो दिन ब दिन सख्ती कर रहे हैं उनके साथ। और
कल भी मैंने कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये कि व्लादिमीर पुतिन को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और हम जैसे गरीब लोगों को, मुल्कों को जहाँ गैस की पहले से कमी है और पेट्रोल इतना महंगा है, ये हमें पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ानी पड़ेंगी, और अगली दफ़ा 10 रुपये नहीं, इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये महीने के अंदर जो खसारा बढ़ेगा इसके साथ, उसको फिर कवर करना पड़ेगा। और ये इमरान खान साहब का कहना कि हमारे पास पैसे आ गए हैं क्योंकि हमने टैक्सेस लगाए हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जी हमने बड़े टैक्सेस लगाए हैं, FBR ने बड़े तीर मारे हैं, और वो टैक्सेस की वजह से हमारी जेब भर गई है पैसों के साथ, अब हम ये पैसे खर्च करने लगे हैं आवाम के ऊपर। दरअसल ऐसे बात नहीं है। सारी की सारा जो टैक्स है इसमें FBR ने कोई ख़ास तीर नहीं मारा। आपके इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स भी है, कस्टम ड्यूटी भी है। जब इंपोर्ट्स होती हैं तो उसके बाद फिर खसारे बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ती है टैक्स की। जब आप खर्च करते हैं तो खसारे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अब खर्च करना शुरू कर दिया है। पैसे तो उतने ही हैं जितने पहले थे, कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि 3.5 सालों में पहली बार गरीब को रिलीफ दिया। पहली दफ़ा ये कहता हूँ 3.5 साल में हमने हर एक को पैकेज दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया और लोगों को बिजली। पहली दफ़ा गरीब को हमने पेट्रोल में और बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, जो बहुत बड़ी बात है। अब वो कह रहे हैं बिजली, ये तो हमने सस्ता किया, अब आटा, घी और चीनी भी सस्ती करनी चाहिए। अगले स्टेप में ये होता देख रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ कि शेख साहब जैसे मंजे हुए खिलाड़ी, सियासतदान इस किस्म की गलती कैसे कर गए। क्या कि हमने पहले अमीरों को बहुत पैसे दिए और अब हमने पहली दफ़ा गरीबों के लिए भी कुछ किया है। तो अगर मैं इनकी जगह पे होता, मैं तो कहता कि पहली दफ़ा अमीरों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमेशा हम तो गरीबों के लिए कुछ करते हैं। मगर मेरा ख्याल है ये अब झूठ बोल सच्चे आदमी हैं। हाँ शेख साहब सच्चे आदमी, बड़े शेख साहब बड़े सच्चे निकले। खान साहब ने भी अपनी स्पीच में हाल ही में ये कहा कि बहुत से मुनाफे अमीरों ने कमा लिए हैं हमारी पॉलिसीज़ की वजह से। अब कुछ अमीर लोग कुछ गरीबों के लिए कुछ करें, ये नहीं कि हम हुकूमत कुछ करे उनके लिए। हुकूमत अमीरों को अमीर बना रही है, गरीब बेचारे गरीब होते जा रहे थे, पॉवर्टी लाइन और बढ़ती जा रही थी। और ये जो महंगाई है, नजम सेठी 10 रुपये पेट्रोल देता है, उसको पता भी नहीं चलता कि चलो यार 150 से 160 हो गया, मैं क्लेम कर लूँगा अपनी टैक्स रिलीफ के अंदर कि मेरे खर्चे हैं, मेरी जेब से तो नहीं जा रहा है, FBR की जेब से जा रहा है। मगर गरीब लोग जो हैं या मिडिल क्लास जो है, उनको तो अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो अफसोस इस बात का कि शेख साहब इस किस्म की बात कर रहे हैं। शेख साहब इस किस्म की बात कर रहे हैं तो इस बात पे अफसोस का इजहार क्यों कर रहे हैं? कि भाई पहली दफ़ा आपने गरीबों के लिए किया है, आपको तो हर साल गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। बात हुई तस्लीम करने की, कल जब आप इन इकदामात को रिवर्स स्विंग मारेंगे, यू टर्न लेंगे, तो फिर नजम सेठी कहेगा लो जी वो जो गरीबा एक हाथ ना देता सी दूजे हाथ ना वो खींच लेने वापस। तो फिर क्या कहेंगे शेख साहब, क्योंकि जो अमीरों को दे दिया वो तो चला गया। हाँ, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि बाकी चीजें भी सस्ती करें। आपको लगता है अब सेकंड फेज में गवर्नमेंट बाकी चीजें सस्ती करने की तरफ भी आएगी? आटा, चीनी, दालें, और ये आपको पता है रमजान मुबारक की आमद है, उसके लिए एक स्पेशल रमजान पैकेज गवर्नमेंट देती है। वो तो हमेशा होता है ना, वो तो यूटिलिटी स्टोर्स के लिए कुछ होता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ नहीं होता। आप जाके फल खरीदने जाएं या सब्जी खरीदने जाएं रेड़े वाले से, तो पता चलेगा आपको कि कीमतें कहाँ आसमान को छू रही होंगी। वो यूटिलिटी स्टोर्स के लिए कुछ सब्सिडीज देते हैं, और कितने लोग यूटिलिटी स्टोर्स जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब 10-12 रुपए की भी कोई सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाए तो लाइनें लग जाती हैं खवातीन की, बूढ़ी बूढ़ी औरतें वहाँ खड़ी हुई होती हैं आटा लेने के लिए और चीनी लेने के लिए, और वो उनको, और रातों रात यूटिलिटी स्टोर्स के जो कोटे हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बस अब गपशप ही है और क्या है। हाँ, लेकिन इससे पहले 3.5 साल तक तो हम यही सुनते थे कि बहुत मुश्किल है रिलीफ देना आवाम को, और जादू की छड़ी नहीं है जिससे हालात ठीक हो जाए या महंगाई दूर हो जाए। फिर यकदम एक रिलीफ पैकेज का सामने आना, और उसके जो हकायक हैं उसकी बुनियाद में क्या है, सेठी साहब ने वो बयान किया। माशी माहिरीन की राय, ये जादू देखते हैं कब तक चलेगा और कब तक इसकी हकीकत सामने आएगी। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ तहरीक अदम एतमाद और इसके पुरस्कार मामलात के हवाले से बात करेंगे। अच्छा सेठी साहब, अभी तो मुलाकात की फुटेज ही सामने आई थी और आपने देखते ही कह दिया कि इस मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की कोई बात ही नहीं हुई, और हैरत अंगेज तौर पर बाद में तारिक बशीर चीमा साहब भी यही बात करते हुए पाए गए। वो क्या कह रहे थे उसकी तरफ पहले चलते हैं। लेकिन अदम एतमाद की कोई बात नहीं, अदम एतमाद की तारीख डिस्कस ही नहीं हुई। लेकिन अदम एतमाद की ना वज़ीर आज़म साहब ने कोई बात की और ना चौधरी साहब ने कोई बात की। और आपने क्या कहा था कल के शो में? मुलाकात तो पहले हुई और तब आपने ऑफ द कैमरा ये बात कर दी थी, बाद में प्रोग्राम में आपने क्या कहा था?
तो कोई वहाँ कॉन्क्रीट मोटी बात नहीं हुई, वहाँ सिर्फ सलाम दुआ हुई है। ये बहुत बड़ी बात है चौधरियों के लिए कि उठ के आया कि नहीं आया। बस इतना इम्प्रेशन ही देना था आपके ख्याल में। अच्छा, अंदर से सपोर्ट है। अब अंदर की ये बात आपने पहले हमारे शो में कर दी थी कि तकरीबन 200 का नंबर होगा जिसके लिए ऑपोजिशन एफर्ट कर रही है या उसको यकीन है, एतमाद है। सेठी साहब ने क्या कहा था, ज़रा ये 200 के नंबर को भी सुन लेते हैं। ये या तो ये गेम है 160 की या 200 की गेम है। इधर से जो लोग छलांग मारना चाहते हैं, फ्लो क्रॉसिंग करना चाहते हैं, वो जब देखेंगे कि ये लोग जा रहे हैं उधर, वो कहेंगे यार हम तो रह गए पीछे, वो भी आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि स्पीकर को निगेट करने के लिए, डिनाई करने के लिए कि 2 या 4 या 6 की बात नहीं है, आपने गिनती में इधर उधर कर दिया। इतने तो 200 बंदा खड़ा है, ठीक है। और सेठी साहब, कुछ मामला यूं ही हुआ कि जो अपोजिशन ने 9 रुकनी कमेटी बनाई थी कि वो अदम एतमाद के हवाले से नंबर्स पूरे करने और स्ट्रेटजी पे काम करें, उसने सिफारिश कर दी है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारा खबर आई है जी, ये ताज़ा खबर है कि हमारा काम पूरा है, तहरीक अदम एतमाद ले आए। तो अब तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ना जी, एक कमेटी ने जी, कि जी पूरे नंबर्स पूरे हैं जी, और आप शुरू कर दें ये काम। हाँ। तो अर्ज़ ये है कि मैंने ये भी कहा था और उसके भी क्लिप पड़ा हुआ है आपके पास कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलाइज की। इत्तेहादी जो है ना, चौधरी परवेज एलाई एटसेट्रा MQM GDA ANP, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनके पास उसके अलावा PTI के लोग हैं और PTI के लोग अब नज़र आ रहा है कि वो तो इनके पूरे हो गए नंबर। मगर मैंने एक और बात भी कही थी, मैंने कहा था जब ये पता चल गया ना इत्तेहादियों को कि इनके नंबर पूरे हो गए 172, तो वो भी इधर आ जाएंगे। तो जब वो कूद के आएंगे तो 200 टप जाएगा। हाँ, ये मैंने कहा था। तो आप क्लिप इंतजार फरमाएं, जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होगा उस वक्त फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शेख रशीद साहब तो डेडलॉक की बात कर रहे हैं, वो डेडलॉक कहाँ हुआ है फिर? कौन सा डेडलॉक की बात? वो कह रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद लाने पे बड़ी पार्टीज के दरमियान डेडलॉक है। अच्छा, वो डेडलॉक किस चीज़ पे? जो ये कह रहे हैं, जो इनके मुताबिक शेख साहब के, वो ये कह रहे हैं डेडलॉक इस बात के है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, खान साहब की होगी छुट्टी, अब किसको लेके आना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कितने अरसे के वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पंजाब के अंदर कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कितने अरसे के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, डिसोल्यूशन असेंबलीज कौन सी होंगी, प्रोविंशियल कौन सी नहीं होंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर डेडलॉक है, उनका ये कहना है। और उसके अंदर थोड़ा सा वजन है, डेडलॉक मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, बहस और डिबेट चल रही है। ये इसमें सही कह रहे हैं कि ये नहीं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उस पर कोई डेडलॉक नहीं, वो हो जाएगा, खान साहब की हो जाएगी छुट्टी। अब अगला कदम जो है वो ये है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि सिंध हुकूमत बरकरार रहे और अगली इलेक्शन तक, मतलब है कि जो प्रोविंशियल असेंबली वो काम करती रहे, वो कम करती रहे 1.5 साल 1.25 साल। और इसी तरीके के साथ KP के अंदर खान साहब की अपनी गवर्नमेंट है। अब KP में डिस्टेबलाइज करना उस गवर्नमेंट को इतना आसान नहीं होगा। वहाँ भी अगर लोग फ्लो क्रॉसिंग कर जाते हैं और मौलाना और नून लीग और ये लोग मिल के एक मेजॉरिटी ले लेते हैं तो फिर उसको भी वहाँ की गवर्नमेंट भी उल्टा देंगे ये, और वहाँ भी इलेक्शन ऑर्डर कर देंगे। हो सकता है वहाँ बलूचिस्तान में तो खैर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो कहेगी वो बलूचिस्तान में वैसे ही हो जाएगा। तो पंजाब का इशू था, पंजाब के इशू के अंदर ज़रूर चौधरी हजरात चाहेंगे कि उनको चीफ मिनिस्ट्री मिले। नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है देने के लिए तैयार हैं, बनस्बत ये कि एक आध महीने के लिए उसके बाद डिसोल्यूशन हो जाए। तो ये बातें इस वक्त डिस्कशन में आई हैं, मगर मेरा ख्याल है इनका ये पहले मौक़िफ़ ये था कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करके इनकी छुट्टी कराएं, उसके बाद जब ये बातें आएंगी तो उस वक्त बैठ के ये इसको तय कर लेंगे। और अगर ये तय के अंदर कोई डेडलॉक हो जाता है तो आइन के अंदर रास्ते दिए हैं कि फिर आगे कैसे बढ़ना है, अगर डेडलॉक भी है, और वो डिसोल्यूशन ही है जो कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। तो अगर डिसोल्यूशन ही होनी है तो डेडलॉक के जरिए हो जाए या मुकमुका बैठ के हो जाए, इट्स द सेम डिफरेंस। लेकिन सिटी साहब देर नहीं हो रही कुछ तहरीक अदम एतमाद के होमवर्क के सिलसिले में? शेख रशीद साहब ने तो दिन भी गिन के बता दिए थे, मार्च गया तो गेम तो अपोजिशन के हाथ से गई। ये आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। अब मैं कुछ बात वजाहत करने की कोशिश करूंगा, पता नहीं आप चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे, कोशिश करता हूँ, हिम्मत कर लेंगे, हिम्मत करता हूँ घूम फिर के गुगलियाँ कराने के जरिए। वो फास्ट बॉलिंग करूंगा, गुगली भी होगी, स्ट्रेट बॉल भी आएगा, मूविंग इन भी आएगा, लेग कटर भी आएगा, सारे आएंगे। अच्छा, ताकि पता ना चले कि मैंने क्या कह दिया। अच्छा, ओके। अच्छा, वो ये है कि खान साहब के लोग ये कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकमुका कर लिया। अच्छा, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारा ही साथ देगी, अपोजिशन के साथ न्यूट्रलिटी नहीं करेगी,
क्योंकि न्यूट्रलिटी होती क्या है, क्या चीज़ होती है न्यूट्रलिटी? या आप इधर होते हैं या उधर होते हैं। जब आप चुप भी होते हैं तो उसका मतलब कुछ होता है, लोग तो उसको समझते हैं। साइलेंस इज ऑल्सो अगर एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के लिए खड़ी नहीं होती तो ऑपोजिशन उसको ऐसे समझती है कि फिर जो हम चाहे कर लें, क्योंकि उनका तो यही मौक़िफ़ रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट रास्ते से हट जाए तो ये तो ना इलेक्शन जीत सकते थे ना आगे बरकरार रह सकते हैं, तो हम तो उड़ा देंगे इनको। तो और इनके लोग जो भाग के गए हैं वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाए थे इनको। अब आज अगर एस्टैब्लिशमेंट अलग हो जाती है और चुप करके बैठ जाती है और कहते हैं हम नहीं मदाखलत करते, तो खान साहब तो उड़ जाएंगे। तो इनका ये कहना है आजकल PTI वाले जो चला रहे हैं बड़े खुशा हमारी मुकमुका हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अरे भाई कैसे हो गया? आपने क्या ऑफर किया एस्टैब्लिशमेंट को कि आपका मुकमुका हो गया? क्या आपके साथ तो आप तो हमेशा यही कहते थे कि सेम पेज। तो अब क्या नई डेवलपमेंट हुई है जिसके साथ आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया? अब वो कुछ इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं होगी अगर मैं जिक्र करूं किस किस्म की ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये रीबाउंड करेगा इनके ऊपर। ये मेरी क्लिप याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट को ये इस तरीके से ख़रीद नहीं सकते, इनकी ये गलत फहमी है। इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है, ये नहीं कि जी किसी और के हक़ में हो गई है, इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। अब वो क्या रास्ता आगे क्या निकलता है, शायद ये जो डिले आप देख रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया, ये फरवरी में होना था, जनवरी में होना था, क्यों मार्च तक क्यों चला गया, शायद कुछ इसके पीछे कुछ वजूहत हों। मेरे इल्म में तो है मगर मैं परहेज़ करूँगा इस पे मज़ीद बात क्योंकि कुछ ऐसी खबरें होती हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं, तो वो फिर बेहतर ये होता है कि उनको हवा में ही रहने देना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या ये भी हवा में रहने देंगे कि जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं इस वक्त, नवाज शरीफ साहब भी वहीं पर मुकीम हैं, तो कोई मुलाकातें वगैरह हुई, इस पे भी आप खामोश रहेंगे? और आप नहीं, इस पर मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं ये कहूँगा आपसे कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मेरी चिड़िया की खबर है, अब कल को हो सकता है मुलाकात हो जाए और आप कहें आपने तो कहा था कि मुलाकात नहीं हुई। तो मैं तो आज की बात कर रहा हूँ भैया, कल को अगर कोई होगी तो बता दूंगा। अभी तक तो कोई नहीं हुई। जहांगीर तरीन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ये खबर सही है, और इनफैक्ट मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दुआ उनके लिए कबूल हो कि अल्लाह करे जल्दी से सेहतमंद हो जाएं और वापस पाकिस्तान आ जाएं। मगर मेरी खबर यही है कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी और वह अस्पताल में है वहाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त मुलाकातों की बात तो रह गई है। अब वो आगे जाके जब से ठीक हो जाती है, क्या वो इसहाक डार साहब से मिल लेंगे, नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, क्या वो अनाउंस करेंगे, क्या वो नहीं अनाउंस करेंगे, ये मैं नहीं कह सकता इस स्टेज पे। इसी स्टेज पे जब पक्की खबर होगी तो आपको दूंगा। तो मीनवाइल जब वो बीमार हैं तो उनके जो साथी पाकिस्तान में हैं वो अपने तौर पर आज़ादाना फ़ैसले ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उनमें से 8-10 ने तो अनाउंस भी कर दिया है। जो फैसलाबाद ग्रुप है, राजा रियाज साहब जो कि जिनके इस वक्त स्पोक्समैन बने हुए हैं, और उनकी तरफ से भी इशारे आ गए हैं और नून लीग भी कह रही है कि उन्होंने हमारे साथ रब्ते कर लिए। ये मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि वो उनका तल्लुक उस इलाके से है, और उनको कहा था कि तुसी जाके इकट्ठे करो। तो उन्होंने फिर इन सबको कन्विंस किया है कि आप आ जाएं, आपको टिकट दे देंगे हम अगली इलेक्शन में, क्योंकि नून लीग जीत रही होगी, नून लीग का टिकट नियत होगी। तो उनको पता है अगर PTI में रहे तो आज नहीं कल नहीं परसों छुट्टी हो जानी है, और फिर किसी ने अगर टिकट मिल भी गया तो हार जाएंगे। बेहतर ये है कि अभी जाके हार पहनवाएं अपने आप को और अगली इलेक्शन में जीतें जाके सीट। तो 8-10 तो वो तैयार है, उन्होंने अनाउंस कर दिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया। अच्छा। मेरे इल्म में भी है। एक दोनों तो मुझे फ़ोन करके कहा कि सेठी साहब असी करता है, अच्छा, असी फ़ोन करता है बड़े मियाँ साहब या छोटे मियाँ साहब, असी मिल भी आए हैं, असी ते बस करता हूँ तो ठीक किया कि गलत किया। मैं कहा यार है तो हम तुसी अपने तुहाडे फैसले ने, मैं कौन होना ठीक किया या गलत करने वाला। इस तो साफ़ी लोग हाँ, हालांकि सानू गाल पैंदी है कि जी तुसी इधर हो तो उधर हो। जब हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ खड़े होते थे तो गाल पड़ती थी कि आप पीपल्स पार्टी कैंप में हैं। जब पीपल पार्टी ने हमें नॉमिनेट किया मुझे एज चीफ मिनिस्टर, तो लोगों ने समझा कि नवाज शरीफ ने किया, तो फिर लोगों ने फिर कहा जी तुसी नवाज शरीफ, एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया था। अच्छा, तो जब ये PSL में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जाके नई एक आइन दे दें, तो लोगों ने कहा कि पता नहीं कोई रिवॉर्ड मिला है, पता नहीं किस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। उस वक्त ये था कि मैंने 35 पंचर लगाए हैं, उसका रिवॉर्ड मिला है। अब जब पता चला कि 35 पंचर लगे नहीं तो रिवॉर्ड किस चीज़ का मिला। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं आयशा। मैं तो ये ट्रोल शोज़ को अगर गाली गलौज पे आ जाए तो
तो ब्लॉक कर देता हूँ या मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। इनको जो देखता है ना बेचारे वो हिल जाते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि हमें देखें, हम आपको गाली दे रहे हैं, आपको आपकी नींद हराम कर रहे हैं। मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं बड़ा पीसफुली सोता हूँ, और मैं जो कहना होता है वो कह देता हूँ। बेस्ट है कि इग्नोर किया जाए ऐसी बातों को और अपने परफॉर्मेंस और अपने काम पे ही फोकस रखा जाए। ये तो डाइवर्जन्स होती हैं। अब जिस बात की से हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए वो अदम एतमाद की तहरीक थी। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ना हुकूमत बहुत एतमाद में है, इवन कि वो चैलेंज थ्रो कर रहे हैं कि अपोजिशन ले आए, देखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ये चैलेंज दे रहे हैं और हम फिर समझने की कोशिश करेंगे कि शाह साहब क्यों ये चैलेंज दे रहे हैं। जी, दूसरे साहब कहते हैं कि जी असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे, चलो फर्ज कीजिए आप देखिए, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम इजलास नहीं बुला रहे, हमारी नीयत पे चलो 2 मिनट के लिए शक ही कर लीजिए, हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, हम इजलास से कतरा रहे हैं, आप रिक्वेजिशन क्यों नहीं कर लेते? रिक्वेजिशन कर लो ना, आईनी इख्तियार है, रिक्वेजिशन करके इजलास बुला लो और अपनी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दो ना। रुकावट किसकी है? नंबर्स नहीं है, फरेब कर रहे हैं, अपोजिशन फरेब कर रही है, धोखा दे रही है। कौन देखिए, किसे धोखा दे मैं रहा शाह है? महमूद साहब की बात पे पूरा इत्तेफाक करता हूँ, वो सही कह रहे हैं हाँ। कि नंबर्स हैं इनके पास, तो और वो असेंबली सेशन कॉल नहीं करते तो रिक्वेजिशन करें। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चैलेंज आ गया अब पीडीएम ऑपोजिशन इन सब के लिए, जी। तो अब इनको चैलेंज के ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। शाह महमूद साहब सही कह रहे हैं, रिक्वेजिशन करें अगर नहीं बुलाते तो, फिर हमसे तबसरा लें आप कि उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, और अगर नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया, और अगर बुलाया और ये नहीं गए तो क्यों नहीं गए, और अगर ये गए हैं तो उसका मतलब क्या है। तो फिर ये हम डिस्कस कर सकते हैं अगले प्रोग्राम में। तो अब तो ये हफ्ता ख़त्म हो रहा जी। है, अगले हफ्ते तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। ताने आ गए हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, ढोल बज रहे हैं कि जी 20 लोग ज़्यादा हो गए हैं, पूरा खाता पूरा हो गया है। यही है ना, बस फिर इंतज़ार फरमाएं, अब देखते हैं। वो कहते हैं बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन नाउ टू एक्ट नाउ, तो बस अब देखते हैं फिर। और फिर उसके बाद अगर रिक्वेजिशन पे भी इजलास नहीं बुलाया जाता तब हुकूमत पे बार आएगा। अभी फिलहाल जो बार है वो ऑपोजिशन पे है कि वो एक्ट करें, पहला कदम वो बढ़ाएं, तो बात आगे बढ़ेगी। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब एक ऐसी बात जिस पे बात करते हुए भी थोड़ा दिल अफसरदा है कि नैब रवैये से दिल बर्दाश्ता हो के ख़ुदकुशी करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब को एहतसाब अदालत ने कल बरी कर दिया। इस पे सीडीएस समेत दीगर इदारों ने तफ्तीश तहकीकात भी की और उसके नतीजे में कुछ नहीं निकला। 3 साल बाद 15 मार्च को उन्होंने ख़ुदकुशी की थी और आज 3 साल तकरीबन होने वाले हैं जब ये फैसला सामने आया। मरने के बाद तलाफ़ी इस नुकसान की कैसे मुमकिन है सेठी साहब? नहीं मुमकिन, बड़े अफसोस की बात है। बहुत सदमा हुआ था जब उन्होंने एक ख़त भी लिखा कि मेरे ऊपर किस किस्म का प्रेशर है, मेरे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, किस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए मैं ख़ुदकुशी कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, असद बहुत ज़बरदस्त शख्स थे, उनकी बैकग्राउंड बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं हैरान था कि नैब ने उनके ऊपर केस भी कैसे कर दिया, शक भी कैसे किया। वो एक स्टेशन कमांडर रहे हैं आईएसआई के उन इलाकों में, फाटा के इलाकों में, ट्राइबल एरिया में, केपी, बहुत केपी में, और बहुत उनकी नॉलेज थी और उनके बारे में बड़ी उनकी इंटेग्रिटी, उनकी दयानतदारी और उनकी ऑनेस्टी के बारे में। और फिर वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उनको जॉब मिली, जो कि मिलती है रिटायरमेंट के बाद फ़ौजी अफसरों को, वो कोटे वोटे बने हुए हैं उसके अंदर उनको भी मिल गई नैब के एक सीडीए के अंदर। वहाँ किसी एक कोई फाइल थी जिसके ऊपर कोई प्लॉट वॉट का कोई इशू था, 400 एकड़ ज़मीन किसी की थी, किसी की ट्रांसफ़र करनी थी, ये करना था, वो करना। तो सिर्फ एक बंदे का तो फैसला नहीं होता ना, पूरी फाइल चलती है कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। वो 8-10 सिग्नेचर लोग करते हैं, फिर जाके जो हेड होता है वो करता है जी। तो मुझे पूछिए ना, मैंने बहुत सी फाइलें देखी हैं ऐसे, जब फाइल अपने पास आती है उस वक्त तक सबके ओपिनियन जो है वो मार्जिन में लिखे हुए होते हैं। तो उसके बाद अगर सब यही कह रहे हैं कि इसको ठीक करना है, इस तरीके से करना है, तो फिर आप वही करते हैं, आप कहते हैं ठीक है। तो इनके ऊपर तफ्तीश, फिर नैब ने केस खोल लिया बाद में। क्यों? क्योंकि तनकीद करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, स्पेशली फाटा के अंदर, बिकॉज इनको पता था वहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए इनकी ज़ुबान बंद करने के लिए ये उनके ऊपर नैब का केस किया गया।
जी। और उसके बाद वो इतने शौक में चले गए कि उन्होंने खुदकशी कर ली। और ये 3 साल के बाद इंसाफ मिला, जबकि वो नहीं रहे और उनकी उनके खानदान ने और जिल्लत और वो जो रुसवाई, जिस तरह हथकड़ियाँ लगा के उन्हें पेश किया जाता था। और उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब को, जो इस वक्त के चीफ जस्टिस, उनको खत भी लिखा था। उन्होंने फिर नैब से रिपोर्ट भी इस मामले पे मांगी थी, लेकिन कोई पेशरफ्त सेठी साहब नहीं हुई। इसकी कौन जिम्मेदारी, क्या आप, मैं कहता हूँ इसका एहतसाब होना चाहिए ना। जिन लोगों ने ये केस बनाया, इसकी पूरी एक इंक्वायरी होनी चाहिए जी। मगर क्या होगी, नहीं होगी। 2008 का ये मामला था जो कि 2018 में खोला गया। 2019 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। सोचिए, तलबियों और बार बार की जो हद तक और जिल्लत और मीडिया के क्वेश्चन, जो मीडिया ट्रायल होता है ऐसे शख्स का, अब उस मामले में तो आपको नहीं लगता कि नैब की माफी आनी चाहिए? 1 लाइनर 2 लाइनर माफी से नहीं बात बनती। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो अफसर गैर कानूनी काम करते हैं अंडर सम प्रेशर, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक अफसर, उसको एक ऑर्डर आता है ऊपर से जी, जो कि उसको पता है उस अफसर को कि ये इलीगल ऑर्डर है, ये मुनासिब ऑर्डर नहीं है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये आइन के मुताबिक नहीं है, उसकी वायलेशन है, उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए टू ओबे द ऑर्डर। ये न्यूरमबर्ग का मैं हमेशा ये जिक्र देता हूँ कि नाज़ीज़ के ख़िलाफ़ जब ट्रायल्स हुए थे तो सारे जो वहाँ के जो जर्नैल थे या जो गेस्टापो के लोग थे, वो यही आके कहते थे, जी हम क्या करते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर आया था, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वहाँ ये फैसला हुआ और वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन चुका है कि अगर आपको कोई इलीगल ऑर्डर आता है और आप उसको फॉलो करते हैं तो यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर इट। ठीक। आप देखें ना, ये खुशोगी का नाम सुना है आप? जमाल खुशोगी। जमाल, उसका जो असैसिनेशन हुआ ना जी, और वो एविडेंस यही निकली कि किसी ने सऊदी अरेबिया में हाई ऑप्स ने ऑर्डर किया था, हिटमैन के वो जरिए इलीगल ऑर्डर था, जी। उन्होंने फॉलो किया। जब काउंटर प्रेशर आया फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी और अंदर से भी, तो उन सबको अब सजाएं हुई हैं कि आपने इलीगल ऑर्डर क्यों फॉलो किया था। अब तो ये होना चाहिए, इलीगल ऑर्डर जो है अगर कोई फॉलो करता है तो उसका एहतसाब होना चाहिए किसी न किसी से, ताकि लोग जब इलीगल ऑर्डर आए तो कह दें जी हमने नहीं करना, लिख दें कि जी हमने नहीं करना, या ये कि हमें लिख के दें इलीगल ऑर्डर और हम उस पर लिख देंगे कि ये ऑर्डर ऊपर से आया है, हम इसको फॉलो। ये इलीगल ऑर्डर लिखत पे से नहीं आते, ये टेलीफोनों के ऊपर आते हैं, फलाने दी फाइल खोल लो, फलाने को नोटिस भेज दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को वो कर दो। और धमकी ये होती है अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, OSD बना देंगे, प्रमोशन रोक लेंगे, ब्ला वगैरह वगैरह। और बेचारे अफसरशाही तो यही है ना, और उनके ताबेदार उन्होंने अपना काम चलाना होता है, लेकिन ज़ाती मफाद के लिए वो पूरे सिस्टम को दाव पे लगा देते हैं। अफसरान को ऐसे प्रेशर के सामने खड़े होने की जुर्रत करनी चाहिए। आज 2 लोग खड़े हो जाएंगे, कल को 10 लोग होंगे और परसों 200 लोग होंगे। बिल्कुल मिसाल कायम करनी चाहिए, तो ताकि ऐसी खुदकुशी की मिसाल दोबारा ना सामने आए, जो कि यकीनन इस पे दिल अफसरदा होता है। उनकी फैमिली ने जितना सफ़र किया उसके लिए हम यकीनन दुख महसूस करते हैं। आपने यहाँ पर एक मिसाल दी इंटरनेशनल लॉज की, कम्युनिटी की। जब रूस और रशिया का जो रशिया एंड यूक्रेन का जो तनाज़ा उसकी तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर आ रहा है। 22 ममालिक के सफ़रा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आप रूस के इक़दाम की मजम्मत करें, लेकिन शीरी मज़ाहरी साहिबा ने इसको आयरॉनिक कहा है और उन्होंने कहा है कि आप जो इसराइल करता है या भारत करता है उसकी भी मजम्मत करें। कैसा है ये? देखिए, बात एक तरफ सही भी है और एक तरफ गलत भी है। भारत के ऊपर तो कोई तनकीद नहीं हो रही जी, क्योंकि उन्होंने एब्सटेन किया। आपके ऊपर तनकीद हो रही है। आप यहाँ इस्लामाबाद के अंदर 22 यूरोपियन एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि कंडेम करे रूसी इक़दाम को, रूस को कंडेम करे, उसको तनकीद करे उसका। इसी तरीके के साथ ट्विटर के ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स जो हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब रूस गए, रूस के साथ खड़े हुए, उसके बाद अब रूस की और हमायत कर रहे हैं, रूस से और गैस ख़रीदने जा रहे हैं और रूस से गंदम ख़रीदने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी डील कर रहे हैं। उस वक़्त जब हम रूस को के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं तजारत की और फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल हमारे बरक्स जा रहा है। और इस वक्त दुनिया में कोई भी वो काम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान कर रहा है। चाइना ने भी अब कोई तजारत सारी बंद हुई हुई है, सब ने रोक दिया, किसी ने सैंक्शन लगा दिए, किसी ने रोक दिए। आपका प्राइम मिनिस्टर उठ के चला जाता है वहाँ से फिर आके ये कहता है कि हम तो बहुत बड़ी तजारत करने लगे हैं, हम गैस भी ख़रीदने लगे हैं वहाँ से, और हम गंदम भी ख़रीदने लगे हैं। तो एक तरफ तो गाली पड़ गई ना, क्योंकि आपने तो अपने खड़े होके बिल्कुल उनकी साइड ले लिए और उनकी हिमायत कर रहे हैं आप, एक किस्म की उनकी जो सैंक्शंस लग रहे हैं, जो बॉयकॉट लग रहा है, उसको आप वायलेट करने जा रहे हैं।
तो मेरा रोना कुछ और है। मेरा रोना ये है, जो खान साहब ने बात की है कि हम गैस लेने लगे हैं रूस से और हम गंदम लेने लगे हैं, ये भी झूठ है। हम कोई गैस नहीं लेने लगे और कोई गंदम नहीं लेने लगे। ये पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए कि मैं वहाँ एक काम करने गया था, मैंने वहाँ तीर मारा है, मैं वहाँ से गैस भी मुझे मिल जाएगी और गंदम भी हमें मिल जाएगी। अच्छा, ये आपकी आवाम को खुश करने के लिए ये बयान किया है, जिस बयान से इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे नाराज़ हो गई है। हकीकत ये है कि ऐसी सूरत हाल है ही नहीं। आप खरीदने कुछ नहीं आपको मिलने जा रहा, ना गैस मिल रही है ना आप गंदम खरीदने जा रहे हैं। जी, गैस बटन दबाने से तो गैस उड़ के तो नहीं आ जाती, उसके लिए तो पाइपलाइंस चाहिए। कोई पाइपलाइंस नहीं है तो गैस कहाँ से लेंगे आप? कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा। और अगर आपने लिक्विड पेट्रोलियम गैस वगैरह लेनी है तो उसकी तो सोर्सेज और हैं, कतर वगैरह है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जिससे आप ले रहे हैं ऑलरेडी। ये इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ से आप खरीदते हैं टेंडर्स के जरिए, जिसके ऊपर बाय द वे बड़ा वैसे भी शोर पड़ा हुआ कि आपने बड़ा महंगा खरीदा है एंड सो ऑन। तो रूस से गैस तो आप ले नहीं रहे हैं भाई, छिक्का मार दिया और वो कॉट आउट हो गए क्योंकि नो बॉल ने वो कर दिया और वो छिक्का मार दिया और वो जनाब कॉट आउट हो गए। मगर यहाँ लोग बड़ी वाह 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 गैस ला रही, वज़ीर आज़म के, हाँ, जिसके ऊपर उनको गाली पड़ रही हो। अच्छा, तो ये वाजे कर दिया जाए कि जी गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ले ही कुछ नहीं रहे। 12 गंदम की बात भी मैंने की थी, मैंने कहा गंदम उस सूरत में हम लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल मार्केट से, जब यहाँ किल्लत होगी। जब यहाँ किल्लत होगी। किल्लत अभी नहीं है, जब गंदम का क्रॉप आएगा पता चलेगा कितना है कितना नहीं है। आपको याद होगा मैंने पहले ये कहा था कि जब किल्लत थी तो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी थी पिछले साल, और जब किल्लत नहीं थी तो इन्होंने इंपोर्ट कर दी। मतलब ये तो इस किस्म की बात करते हैं। तो इस वक्त कोई गंदम इंपोर्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन विजिट की वजह से तो सेंटर स्टेज हो गए ना। अच्छा, तो मतलब है कि वो भी गलत बयानी की, और वो गलत बयानी के लिए यहाँ आपको ताली बजा रहे हैं, वहाँ गाली पड़ रही है, और वो ताली किसे बजा रहे हैं जो झूठ बोला। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये खान साहब का ये रवैया है कि देखते नहीं है लेफ्ट या देखते नहीं है राइट, बस नो बॉल पे नो बॉल कराई जाते हैं, फिर यू टर्न पे यू टर्न ली जाती है। तो जिस इजलास में ये करारदाद पेश होनी है जिसके लिए हिमायत का कहा जा रहा है, पाकिस्तान उस इजलास में शिरकत ना करे तो नहीं, वो शिरकत करे या ना करे डजंट मैटर। बात यह है कि वो तो नहीं करेगा, वो तो एब्सटेन नहीं करेगा। अच्छा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी स्टेज पे भी रूस को कंडेम करेगा जैसे वो चाहते हैं कि आप करें। अच्छा। मगर आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके साथ ये लगे कि आप उनको सपोर्ट करें, सफाइयां देनी पड़े फिर आपको, और आपको इस्तदलाल और तावीज़ ढूंढनी पड़े। बिल्कुल कंडेम ना करें जी। आप एब्सटेन करें, चुप। मुझे याद है कि एक फॉरेन ऑफिस के साहब हैं, अब इस पे ख़त्म करते हैं बात को। ठीक है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि ये कैसा रहा ये दौरा, आपके मुताबिक कैसा रहा ये दौरा? उसने कहा जी हमने तो एडवाइस यही दी थी कि मत जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी यही कहा था, मगर वो कहे नहीं मैंने जाना है, वो चले गए। तो मैंने कहा तो फिर इसका मतलब फेल हो गया दौरा? कहते हैं नहीं, बड़ा कामयाब रहा है। मैंने कहा अच्छा, तुम तो कह रहे हो कि तुमने कहा था मत जाएं और अब तुम कह रहे हो बड़ा कामयाब रहा, इसका मतलब है आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या आ रहा जा रहा है। कहना नहीं नहीं नहीं, कामयाब इसलिए रहा है कि इन्होंने वहां मुंह नहीं खोला। अगर ये मुंह खोल के कुछ कह देते हैं तो पता नहीं क्या कह देते हैं, मारे जाते हैं हम सारे। ऑलरेडी आके इन्होंने मुंह खोला और मारे जा रहे हैं हम। अगर वहां ये मुंह खोले तो शुक्र करें कि ही केप्ट हिज माउथ शट। ये कोट ऑन कोट मैं कह रहा हूँ, एक फॉरेन ऑफिस के साथ है, उन्होंने मुझे ये कहा। अब बात ये है कि खान साहब तो नहीं कर सकते ना, अवामी आदमी है, अवाम के साथ राब्ते तो हैं ना उनके। वो बैठ के बात करते हैं, अवाम उनकी जो है बैठ के सुनते हैं। हाँ। और जो मर्जी आप कह लें, खान साहब जो कहेंगे वो बस वो हलवा है। हाँ, ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि वो अपनी आवाम से हमेशा सच बोलेंगे। विजिट से वापस आके उन्होंने जो कह दिया उसका भी बार पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और वज़ीर आज़म ने खुद ये कहा कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि गैर जानिबदार रहेंगे, तो जो आपकी पॉलिसी है या जो आपका एक्शन है वो भी वैसा ही दिखाई देना चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सेठी साहब से कुछ जानना चाहें इस नंबर पर वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। 11 बजे के प्रोग्राम में हम ये नशर करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।